ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है न्यूज़ संदेश पर। आप देख रहे हैं 10 का बाजार और खास सेगमेंट मार्केट के महारथी की हम शुरुआत करेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार फिर से बेयर ग्रिप में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल क्यूज थे वो वीकर साइड पर थे और निफ्टी इस वक्त आपको 90 अंक नीचे दिखाई देगा और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है करीब करीब 200 अंकों के आसपास की। हालांकि फर्दर हमने डिटोरेशन देखा नहीं है, बाजार थोड़े स्टेबल हो रहे हैं। 25,900 के आसपास आपको निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे जो चढ़ने वाले शेयरों की संख्या है ना वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि अभी भी अगर आप डिक्लाइंस देखेंगे तो 1450 डिक्लाइंस है एनएसई पर और 1250 शेयर हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। रुपए ने आज नया लो टेस्ट कर लिया। पेशेंस ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का टेस्ट हो रहा है कि भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील कब होगी। अब तो अमेरिका में भी आवाज उठने लगे हैं, कुछ सांसदों ने अपनी एफर्ट की है टैरिफ को हटवाने के लिए, जो 50% का टैरिफ भारत के ऊपर है। और बाकी हम देख रहे हैं कि एफआईज लगातार बेच रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। महंगाई थोड़ी सी बढ़ के आई है, हालांकि अभी भी बहुत नीचे है, 0.71 के ही आंकड़े आए हैं रिटेल महंगाई के। तो इन सारी चीजों के बीच बाजार के लिए जो आगे के संकेत हैं वो कैसे लग रहे हैं और आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब हम जल्द ही 2026 में प्रवेश करने वाले हैं। इस साल 10% के आसपास के रिटर्न मिले हैं, तो आपको उम्मीदें कैसी रखनी है, रिजल्ट सीजन कैसा रहेगा Q3 का, तमाम चीजें हैं चर्चा करने के लिए और इसके लिए हमें चाहिए एक महारथी। और आज महारथी के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं आस्क हेज सॉल्यूशंस के वैभव सांघवी। वैभव सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आज हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। मार्केट यहां से आगे आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो अपनी जगह पर हैं। ट्रेड डील को लेकर इंतजार बढ़ा है, हालांकि थोड़ी पॉजिटिविटी शायद बढ़ रही है कि मार्च पहले पहले हो जाए। एफआईज लगातार बेच रहे हैं, अर्निंग्स पर नजर है, उम्मीदें हैं कि Q3 से शुरुआत बेहतर हो जाएगी। आप जरा बताएंगे सर कि आप बाजार को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बाजार हाईज पर पहुंचे लेकिन वो मजा नहीं है हाईज बनने में इस बार। सही कहा अभिषेक आपने। और अगर हम मार्केट का आकलन करें यहाँ पे मुख्यतः दो मेजर कैटेगरीज में आकलन करेंगे। वन है जो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से और अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा है जो टेक्निकल है, मोर फ्रॉम अ फ्लो पर्सपेक्टिव, एफपीआई फ्लो पर्सपेक्टिव से। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में देखा, अर्निंग्स थोड़ी बॉटम आउट हुई है और थोड़े मार्जिनल अपग्रेड्स भी देखे हैं हमने। साथों साथ हमने कॉर्पोरेट कमेंट्री भी देखी है जो रोबस्ट है और बोल रही है कि सेकेंड हाफ वुड बी मच बेटर देन दी फर्स्ट हाफ एज वेल। तो इस हिसाब से हमें शॉर्टर टर्म के लिए अर्निंग्स के नजरिए से हम देखें तो वो सब ठीक बैठ रहा है। एट द सेम टाइम FY27 की अर्निंग्स की बात करें तो करीबन 15% इजाफा की बात है, फ्रॉम अ जनरल एक्सपेक्टेशन है, अनुमान है इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग्स इंक्रीज, विच इज अ वेरी डिसेंट अमाउंट। स्पेशली कि हम लास्ट 1.5 years to 2 years में हमने इतनी सारी अर्निंग्स नहीं देखी हैं। और लास्टली के वैल्यूएशंस ओवर लास्ट 1.5 years के पीरियड में हम देखें तो थोड़े टाइम करेक्शन के दौर से गुजरा हुआ है भी। सो ऑल इन ऑल फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव और जनरली मार्केट्स अर्निंग्स को फॉलो करते हैं लॉन्गर टर्म के लिए, और अर्निंग्स यहां से बेहतर होने की अच्छी संभावना है। और हम टेक्निकल फैक्टर की बात करें जो एफपीआई फ्लो है, और वो मुख्य कारण है एक वरी का, तो लास्ट अगेन 1.5 to 2 years में देखें तो कोई ऐसा बड़ा एफपीआई फ्लो नहीं आया है। इनफैक्ट 2022 से अगर हम देखें तो वहां से भी वो दौर से यहाँ तक कोई बड़ा फ्लो नहीं आया है। पहले रीजन था यही कि फेड इंटरेस्ट रेट्स की बात थी। जब वो जनरली बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट्स तो हम करीबन देखते हैं, अनुमान देखते हैं कि इमर्जिंग मार्केट फ्लो से वो पैसा थोड़ा हट जाता है। और जब इंटरेस्ट रेट्स वो घटाते हैं तब हम जनरली इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आता है। इस बार जब इमर्जिंग मार्केट में पैसा आया है तो वो जनरली चाइना का, कोरिया और ताइवान में गया है, खास करके क्योंकि वो एआई अपॉर्चुनिटी को लेके गया है। हमें लगता है कि जैसे ही वहां वैल्यूएशंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट्स जस्ट अ टाइम कि वहां से रिकैलिब्रेट होके इंडिया में थोड़े फ्लोज आने चाहिए। सो ऑल इन ऑल अगर हम दोनों तौर से देखें तो मार्केट एक अच्छे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ा हुआ है 12 से 24 महीने के लिए, कि यहाँ से डिसेंट रिटर्न की संभावना हो सकती है।
ठीक है, डिसेंट रिटर्न की संभावना है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे सर, ये आपने फ्लोज की बात की। हम देख रहे हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका कॉन्फिडेंस तो लगातार कायम है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। एफआईज बेच रहे हैं, ये लोगों को थोड़ा परेशान कर रही है। तो एफआईज जो बेच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सर कि भारत उनको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कोई और हमसे ज़्यादा बेहतर कर रहा है एशियन हमारे पीयर्स में, इसके चलते अभी यहाँ पर पैसे नहीं आ रहे हैं? एब्सोल्युटली अभिषेक, जब एक ग्लोबल इन्वेस्टर होता है वो जनरली दैट इन्वेस्टर इज हियर फॉर रिटर्न्स और रिटर्न्स आफ्टर टैक्स, करेक्ट। जब हम वो आकलन करते हैं तो वो डेफिनेटली देखेंगे कि उनकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ है फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स परस्पेक्टिव। अगर उनको लास्ट 1.5 ईयर में लगा जब चाइना ने बड़ा स्टिमुलस दिया था, नई पूरी एआई अपॉर्चुनिटी आ रही थी चाइना या ताइवान में, तो अर्लियर एक आंकड़ा बताता हूं मैं कि इंडिया वाज अबाउट 60 to 70 basis points overweight in the emerging market basket। अभी वो घट के एक्चुअली अंडरवेट हो चुका है राउंड अबाउट 60-70 बेसिस पॉइंट्स। सो ऑल इन ऑल ये कि रीएलोकेशन ऑफ फ्लोज हुए हैं फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ कंट्रीज। साथों साथ जब जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टर नेट रिटर्न के की अपेक्षा में जनरली फिरता रहता है अक्रॉस द ग्लोब इन एडिशन टू योर नॉर्मल एसेट एलोकेशन। सो अगर हम कुछ कैपिटल गेन्स में फेर बदलाव कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी संभावना है एफपीआई फ्लोज को वापस आने के लिए। इंडिया एक कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री है और कैपिटल हमें चाहिए। ऑफ कोर्स डोमेस्टिक हैज बीन वेरी वेरी गुड, नो डाउट अबाउट इट, बट इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जितना भी कैपिटल लाओ उतना कम पड़े इंडिया में, अगर हमको 8% के ऊपर ग्रोथ सस्टेन करना है तो। सो आई लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बजट ऑल्सो टू सी कि हम क्या कर सकते हैं ये एरिया में भी। जी। वैभव सर, मान लीजिए अगर किसी को यहाँ से निवेश करना हो, या फिर जो निवेशित हो उनको आगे के प्लान करने हो, तो बीएफएसआई में तो चीज़ें ठीक लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि नो ब्रेनर है, आगे ग्रोथ भी नज़र आ रही है। लेकिन बाकी के जो बड़े सेगमेंट्स हैं, आईटी में ग्रोथ नहीं है, फार्मा में टैरिफ की टेंशन है, ऑयल एंड गैस में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटर है, ऑटो में जीएसटी का इम्पैक्ट आ चुका है। तो पिक्चर थोड़ी सी अनक्लियर लग रही है। आप जरा मुश्किल को आसान कीजिए, बताइए कि आपके हिसाब से 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर यहां से कौन से हो सकते हैं? सी अभिषेक, हम अगर जीडीपी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, विच इज इन्वेस्टमेंट्स प्लस कंजम्पशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इन्वेस्टमेंट्स लास्ट 10 साल में जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने एक सिंगल फोकस करके मेजर्स लाए हैं, तो हमें लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट्स एज अ थीम विल कंटिन्यू टू प्ले गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। दूसरा, कंजम्पशंस की बात करते हैं तो जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑल आर फोकस टुवर्ड्स रिवाइविंग कंजम्पशन, हमें लगता है कि अगले 12 से 24 महीने कंजम्पशन भी ठीक बैठेगा। जैसे बैंकिंग और फाइनेंस जैसे आपने कहा, आई थिंक एक आध क्वार्टर में स्टिल मुझे लगता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर रहेगा, बिकॉज जब भी रेट घटता है तो थोड़ा प्रेशर जनरली वो उधर बनता है। सो ये हम एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर के बाद ऐसे थीम में बड़ी एग्रेसिव तरीके से प्ले करेंगे। और लास्टली, जब जैसे आपने ऑटोज कहा था, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जब लास्ट टाइम 2009 में, इफ यू रिमेंबर, हमने फिस्कल स्टिमुलस दिया था एक्साइज ड्यूटी घटा के, और उस दौरान अगर हम देखें तो अगले 3 साल तक आफ्टर द रेट कट्स और आफ्टर द फिस्कल इम्पेटस, 3 साल तक 20 से 25% ग्रोथ आई थी ऑटो सेगमेंट में सेल्स के हिसाब से। वो 1 या 2 महीने की बात नहीं थी। और अभी हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि जनरली एनालिस्ट फोरकास्ट बिटवीन 5 to 7% है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ। और ये भी देख रहे हैं कि अगर ये इतनी बड़ी जीएसटी कट हुई है, तो हमें ये नहीं लगता है कि ये एकदम शॉर्ट ड्रिवन है। ये आई थिंक इसका इफेक्ट कंटिन्यूड रहेगा अगले 2 साल तक, हमें अनुमान है। ऑफ कोर्स 25% तक नहीं बोल रहा हूं मैं, बट 10 से 15% भी अगर वॉल्यूम ग्रोथ करते हैं तो यहां से काफी अर्निंग्स अपग्रेड आ सकती हैं। सो ऑल इन ऑल, हमें इकोनॉमी के हिसाब से, कॉर्पोरेट्स के हिसाब से लगता है कि अर्निंग्स
आई थिंक फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स रोबस्ट रहेगी, और अर्निंग जब रोबस्ट रहती है तो मार्केट भी ठीक ही बैठेगा। एक सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस में है सर, वो है ईएमएस वाला। मतलब पैसे तो लोगों ने खूब बनाए हैं, जिसने अगर 5 साल पहले अगर इसमें निवेश किया होगा, लेकिन फिर ये वैल्यूएशन वाली चिंताएं हैं, थोड़े सप्लाई चेन को लेकर इश्यूज हैं, सरकार का जो सपोर्ट है आगे कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, उसको लेकर सवाल हैं। आप ज़रा बताएंगे सर कि ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ग्रोथ जो पहले थी शायद आगे उस हिसाब से सस्टेन ना हो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया और फिर मार्जिन के प्रभावित होने लगे। नहीं, एब्सोल्युटली अभिषेक, दो दो मुद्दे कहूंगा यहाँ पे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिस हिसाब से गवर्नमेंट की फोकस रही है मेक इन इंडिया प्रोग्राम में, आई थिंक बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूड रहेगी और बहुत ही रोबस्ट है। पर दूसरा ये भी है कि कौन से वैल्यूएशन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अपन इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही जेस्टेशन पीरियड बढ़ता है अपने डिजायर्ड रिटर्न को आने के लिए। सो वाइल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ही स्ट्रांग है, एक पेशेंट इन्वेस्टर को हमेशा राह देखनी चाहिए कि अपने लेवल पे या अपने कंफर्ट फ्रॉम वैल्यूएशन परस्पेक्टिव ले। सो आई थिंक जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी को हम अच्छी तरह से कैप्चर कर पाए। But from an overall longer term business opportunity, manufacturing theme perspective, I think there is a long way to go ahead. तो ना भी ब्रेक लेने के बाद वैभव सर, मैं जरा रिटेल जो निवेशक है उनके हिसाब से आपसे जानना चाहूंगा कि लोग बड़ी लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ बाजार में आते हैं, और ये कोविड के बाद जो हमने धड़ाधड़ डीमेट अकाउंट खुलते हुए देखे, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने मार्केट में वो क्रैश देखा नहीं है, कि नहीं वैल्यूएशन डिप्लीट भी होती है, आपको लॉसेस भी होते हैं, और वो उनके मतलब बड़े वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होते हैं रिटर्न्स को लेकर। आप कैसे गाइड करेंगे रिटेल निवेशकों को गोइंग इनटू 2026? क्या आपकी राय होगी? जी, हमें एक बहुत ही क्लियर रहना पड़ेगा कि जब इक्विटी इन्वेस्टर आते हैं तो कभी भी एक तरफा नहीं होता है, इन टर्म्स ऑफ द रिस्क पर्सपेक्टिव। क्योंकि इक्विटी मार्केट्स काफी फैक्टर्स से जूझता है, इन टर्म्स ऑफ अफेक्ट करता है, चाहे वो ग्लोबल फैक्टर हो या लोकल फैक्टर्स हो, अर्निंग्स फैक्टर, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि इक्विटीज एज एन एसेट क्लास इज अ लिटिल हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। नाउ हाई रिवॉर्ड का ये मतलब नहीं है कि हम पास्ट के रिटर्न्स को एक बेंचमार्क बना के आगे चले, राइट। अगर हम लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखते हैं 15 साल की, 20 साल की, और वो जो एवरेज रिटर्न्स हम पकड़ के चले, तो आई थिंक दैट इज अ सेफर एक्सपेक्टेशन टू गो अलोंग विद इट। लास्टली मैं ये भी कहूंगा कि हमने ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यही देखा है कि मार्केट ऑलवेज फॉलोज द कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ। Of course, in between there can be euphoria, optimism, extra optimism, or there can be underwhelming reaction to those. But over a longer term, जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ती है मार्केट की, वैसे ही मार्केट का जनरल परफॉर्मेंस होता है। सो अर्निंग्स, ये एक वेरी वेरी क्लियर हम बोल सकते हैं कि ये अगर आप एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हो कि 20% 25% की अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करेंगी, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है टू अचीव दैट। सो यू हैव टू टेम्पर एक्सपेक्टेशंस, लॉन्गर टर्म रिटर्न्स देखिए, टू जस्ट हैव अ बेंचमार्क, नॉट अ इमीडिएट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। तो आई थिंक यू वुड बी सेफर टू हैव योर फाइनेंशियल गोल्स प्लान्ड। ठीक है वैभव सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और आपसे उम्मीद है कि नए साल में मुलाकात होगी। उसके पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करेंगे कि आपका वैभव लगातार बढ़ेगा और बना रहेगा, और फिर से आपसे मार्केट पर आगे आपके क्रूशियल इंसाइट्स लेंगे। फिलहाल ये शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है, और निफ्टी थोड़ा सा सुधरा है, 70 अंकों के आसपास की नरमी है।
निफ्टी बैंक की बात करें तो उस करीब 150 नीचे आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा। लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की संख्या, जैसे कि हमने 15 मिनट पहले आपसे कहा था कि वो बढ़ रही है। 1350 शेयर ऊपर हैं, 1400 शेयर गिरावट वाले हैं, बट ये रेशो सुधार की तरफ बढ़ रहा है। इंटरग्लोब ने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाई है, 2.5% पर आपको इंटरग्लोब एविएशन का शेयर दिखाई देगा। अच्छी तेजी इसमें है, आज निफ्टी का ये लीडर भी है। तो इस शो को यहीं समेटेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम मिड कैप वाले शेयरों पर फोकस करेंगे अपने खास शो मिड कैप मसाला में। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।